हेलो, आज हमारे पास हैं ये डायबिटीज़ के एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष यादव जी। तो आज इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड। जी नमस्कार गरिमा जी। ओके, नमस्कार सर। जैसे कि आजकल मार्केट में ये हार्ट अटैक की समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि अभी सुना गया था एक जिम करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया था, तो इसको क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं? हाँ गरिमा जी, इसको हम लोग पहले से पता कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आजकल हमारी जनता इतनी अवेयर ही नहीं है कि वो इस विषय में सोचे कि हमको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा, या मतलब वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही है। वो सुबह उसको 8 बजे 10 बजे सो करके उठना है, रात को पूरी रात भर जागना है, 2 बजे 3 बजे तक जागना है। तो उसकी वजह से सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, 11 बजे जिम का काम स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने रात का खाना नहीं पचा तो भी उन्होंने जिम जा कर के काम करना है, या एब्डोमेन में गैस बहुत ज़्यादा हो रही थी और उन्होंने उसको चेस्ट का पेन या डिस्कम्फर्ट समझ के ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से समस्याएं होती हैं। हाँ, इसको अगर आपको पहले से रूल आउट करना है तो एक टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से जो है हम लोग इसको रूल आउट कर सकते हैं कि मतलब स्ट्रेस टेस्ट जो है एक सर भविष्य बता देता है 3 साल का। 3 साल पहले ही हमको पता चल जाता है कि क्या आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो कैसी है। अगर हमने उसको अगर अच्छे से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक कब आने वाला है, या आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं है। अगर हार्ट अनहेल्दी है तो आपको एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए। हार्ट पे कोई ब्लॉकेजेस वगैरह आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे घर में किसी को चेस्ट पेन होता है और चेस्ट पेन को देखते ही हम घबरा जाते हैं, तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही उसने जांच कराई तुरंत बोलते हैं 90% ब्लॉक है, 98% ब्लॉक है। तो जो 90 और 98% का ब्लॉकेज है, अगर ऐसा आदमी जिम जाएगा और उसने कोई भी एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली स्टार्ट की तो क्या होगा, उसका बीपी बढ़ेगा और वो जो ब्लॉकेजेस है वो रैप्चर होकर के फट जाएगा, देन हार्ट अटैक आता है। अगर इसी सिचुएशन को हमें कैसे, आज हमने स्ट्रेस टेस्ट करा लिया, स्ट्रेस टेस्ट कराने के बाद में आपको पता चल जाता है कि आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है, या अगले साल तक कैसी रहने वाली है, या अगले 2 साल तक अगर हमने इसी तरीके से चले तो हमारी हार्ट की हेल्थ कैसी होने वाली है। तो उसके माध्यम से हमें पता कर सकते हैं कि आपको कभी हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला हाल फिलहाल में। मतलब इसको हम पहले से पता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मेन ये चीज़ें होती है कि खाने से कुछ दिक्कत होती हैं, तो जैसे कि जीरो ऑयल में अगर कुकिंग कर रहे हैं तो क्या ये सही है? देखिए, हार्ट के लिए फ़ैट एक सबसे बड़ी समस्या है ना। फ़ैट की वजह से ही समस्याएं आती हैं। जहाँ पे अब बात आजकल ये चली है कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग, तो ज़ीरो ऑयल कुकिंग मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, क्योंकि अगर ऑयल नहीं होगा है ना तो बॉडी में इलास्टिसिटी का जो काम है ना वो बहुत कम हो जाएगा। हमको वेजिटेबल्स से या वीट से या फिर जितने भी सीड्स हैं उनसे जो ऑयल मिलता है, तो आज की डेट में देखिए ना आप कितने सीड्स का यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में लोग सीड्स का यूज़ नहीं करते। पम्पकिन सीड है या जितने भी सीड्स है, तिल है या जो भी है, कितना यूज़ करते हैं। तेल तो तिल से ही निकलेगा, लेकिन जब आप इसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो बॉडी में रूखापन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डेली टू डेली जो वर्किंग होती है उसमें कभी पेन होना, कभी दूसरी समस्याएं, कभी मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। एब्डोमेन का डिस्कम्फर्ट भी होता है, मोशंस बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, आपका वर्किंग स्टाइल जो है ना बहुत ज़्यादा रूखापन रहता है, उस पर आप काम इरिटेशन हमेशा बना रहेगा अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो ऑयल हमको यूज़ करना चाहिए। हाँ, आप बात आती है ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आजकल टीवी पे बहुत सारा ऐड आने लगा, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, या मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप समझदार है, बहुत सारे ऐड आते हैं है ना। तो तेल जो भी हमको खाना है ना, सिंपल स्पेलर से पेरा हुआ हो और कच्ची घानी सबसे बेस्ट माना जाता है। और तेलों में भी सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो तेल माना जाता है वो तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। या हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें भी जब भी तेल की बात कही जाती है तो तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, जैसे कि तेल तो ठीक है, लाइक कुछ लोग पूछते हैं कि घी का सेवन, तो घी का क्या सेवन सही है क्या? हाँ, घी का सेवन होता है। हाँ, घी का सेवन बहुत अच्छा होता है। ये कंपनियों की वजह से आजकल घी और तेल पे थोड़ा सा वो आ गया है कि हाँ, उनके अपराधी को अपराध नहीं, वो कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है ना। फास्ट फूड की दुनिया में घी और तेल पे ज़्यादा, क्योंकि सब लोगों को रिफाइंड यूज़ करना है। जितने भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे हमको क्या मिलता है, ज़्यादातर सोया ऑयल मिलेगा, या फिर जो है क्या मिलेगा, हमको पाम ऑयल मिलेगा। अगर पाम ऑयल हम खाएंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। वो जो पाम ऑयल है, अगर आपको आज से मैं 20 साल पहले लेके चलूँ, जब आप छोटे होंगे
तो आपको याद होगा एक डालडा आता था पनीर, हाँ, है ना, वही डालडा आज जो है तेल के रूप में रिफाइंड होकर मिलता है। और वही डालडा जो है उस पर आपको ध्यान होगा वो अपने यहाँ का नहीं था, उसी डालडे को हम लोगों ने घी से रिप्लेस किया था, क्योंकि घी महंगा था। तो घी जो लोग नहीं खा पाते थे उसको किससे रिप्लेस किया हमने? डालडे से। और उस डालडे ने जो है ना घी को बदनाम किया। बस जबकि घी बहुत अच्छी चीज़ है, और घी में भी कौन सा घी? घी में गाय का घी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, ये बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए, हमारे टिश्यू के लिए, हमारी जो लीवर है, पेनक्रियास है और गाल ब्लैडर है, ये सब एक दूसरे से टच में रहते हैं। इंटेस्टाइन है जो इनके बीच में लुब्रिकेशन का काम करता है, वो कौन कर रहा है? वो घी करता है। और साथ ही साथ बॉडी में जो है ना, जो एक टेम्परेचर मेंटेन करने का भी जो काम होता है ना, वो घी के माध्यम से बहुत अच्छा होता है। रोटी चावल जैसे खाते हैं, तो इनमें से दोनों में से कौन सा सही रहेगा? रोटी सही ज़्यादा रहती है स्वास्थ्य के लिए या चावल? देखिए, बात करें अगर खाने की, तो हमको तो राइस भी लेना है, चपातीस भी लेनी है, लेकिन जहाँ अगर आप इनमें बेहतर की बात कर रहे हैं, तो इसको जब हम रिफ़ाइन करते हैं, जहाँ बात आती है, चाहे हमारा आटा रिफ़ाइन हो रहा हो, यानी कि वीट रिफ़ाइन हो रहा हो, या हमारा जो राइस रिफ़ाइन हो रहा हो। वीट के रिफ़ाइन से मतलब समझे, हमने गेहूँ जो सीधे अपने खेत से जो गेहूँ आता है, उसको जब हमने पीसने के लिए दिया, और पीसने के बाद उसको जब छाना, तो उसमें जो फाइबर कंटेंट था वो क्या किया हमने? पूरा आउट कर दिया। केवल क्या दिया? ग्लूटाइन दिया, है ना। वहीं पे ठीक चावल के साथ होता है। चावल जब अपनी फली से निकलता है तो वो सफ़ेद नहीं होता है, वो लाल होता है। उसकी पॉलिश की जाती है। आजकल आपने सुना होगा राइस ब्रान ऑयल आता है। वो राइस ब्रान ऑयल क्या होता है? गेहूँ चावल का जो छिकला होता है, उस छिकले में भी तेल निकलता है, उसको जो है दूसरे तेल के साथ प्रोसेस्ड करके राइस ब्रान ऑयल बनाया जाता है, जो कि चावल से होने वाले खतरे या चावल से होने वाली जो दूषित या टॉक्सिसिटी होती थी, उसको कम करने के लिए वो छिकला मदद करता था। तो जब हमने इन दोनों चीज़ों में उसको हटा दिया, उसकी कवरिंग को हटा दिया, तो वो हमें नुकसान करने लगी। अगर हम गेहूं को खाएं और उसके फाइबर्स के साथ में खाएं, यानी कि भूसी के साथ में खाएं, तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी। वहीं पे जो चावल है, तो चावल को भी जो है ना, रेड चावल, रेड राइस, जिसको हम लोग सामान्य तौर पे साठी का चावल बोलते हैं। आपने कभी ना कभी पूजा घर में होती है तो आपने देखा पंडित जी बोलते हैं साठी का चावल लेकर के। तो साठी का चावल वही चावल है, लाल चावल। उसको खाएंगे तो वो बहुत बेहतर है, वो शरीर में कोई नुकसान नहीं करता है। और अगर आपने देखा होगा तो वो चावल पकने में ज़्यादा समय लेगा, ये चावल पकने में कम समय लेगा। तो चावल और रोटी है, दोनों बेहतर है। बेसिकली जो भारत में पैदा हो रहा है साठी का चावल, दोनों में कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मार्केट में डायबिटीज़ की काफ़ी समस्या हो रही है, तो जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनको हमने सुना सोने का समय नहीं कुछ निश्चित रहता है, उनका सोने का समय क्या होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो है सोने का समय उनका निश्चित नहीं होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट बनते ही स्ट्रेस की वजह से हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव है, वो रात में 2 बजे तक जग के काम कर रहा है, 4 बजे तक जग के काम कर रहा है, मतलब कि उसको सुबह 4 बजे नहीं उठना है, वो क्या करेगा? इधर रात को अपनी वर्किंग बढ़ाएगा। जो 8 बजे 7 बजे उसका ऑफिस बंद होना चाहिए, वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक लेट नाइट काम करता है। और फिर जाकर के क्या करता है? वो सुबह सोता है 4 बजे से लेके 11 बजे तक। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो जो हमारा सन मॉर्निंग में राइज होने वाला है, उसके विपरीत जा कर के वो क्या कर रहा है? जब सोने का टाइम है वो उस पूरे टाइम में जग रहा है, और जिस समय जगने का टाइम है उस समय वो क्या कर रहा है? सो रहा है। इसकी वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ती है। इसको ऐसे समझे कि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप कुछ ना कुछ खाते हैं, आप ऑफिस में हैं या हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चाय कॉफ़ी खाना पीना कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब आप रात में काम करते हैं तो क्या होता है? रात में काम करते समय आप खाते नहीं हैं। फिर ब्रेन क्या करता है? जब आप कुछ खा नहीं रहे होते हैं, या तो आपने चाय ली होगी या कॉफ़ी ली होगी, फूड तो कुछ नहीं खा रहे होते ना, क्योंकि बॉडी की जो अग्नि है वो भी कम हो जाती है। उस समय पे आपका ब्रेन आपके लीवर को मैसेज करता है कि भाई ग्लूकोज कम हो रही है। रात में आप वर्किंग कर रहे हो, सारा काम ब्रेन कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, हाथ चलते नहीं है, पैर चलते नहीं है, तो सारा काम ब्रेन का होता है। या आपने देखा होगा रात भर लोग कहते हैं सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आती है, तो वो व्यक्ति कर क्या रहा है? बिस्तर पे लेटे लेटे वो व्यक्ति केवल सोच रहा है, या वो सोच रहा है कि मुझे मेरे पड़ोस में झगड़ा हो गया तो मैं उसको आज इस तरीके से मारूंगा, या मैं उसकी जाके आज FIR करा दूंगा, या मैं इससे मिलके इसकी पिटाई कर दूंगा। तो ये जो सोचने में भी तो एनर्जी जा रही है ना, वो जो सोचने के लिए एनर्जी लग रही है, उसके लिए ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। वो लीवर को मैसेज करता है कि मुझे ग्लूकोज दो, और जब वो ग्लूकोज बढ़ता है तो वो घूमता है तो ब्लड स्ट्रीम में है ना, और वो ग्लूकोज बढ़ के आपकी डायबिटीज़ को डिस्टर्ब कर देता है।
तो सोने का जो सही समय है वो है जैसे सूरज ढलता है उसके आप 1-2 घंटे बाद सो जाए, ये सही समय है। तो सर ये डायबिटीज़ से बचने के लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएं? हाँ, जीवन शैली में बदलाव तो जैसे कि अब अपने का सोने का टाइम बदलना है ना, खाने का समय बदलना है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पिछले 20 से 25 वर्षों में किसी के भी बहुत कम घरों पे ऐसा हो रहा होगा कि वो ब्रेकफास्ट हैवी करते हो। ब्रेकफास्ट का तरीका बदल गया है। ब्रेकफास्ट का तरीका क्या है? सुबह उठे एक कप चाय और 2 बिस्किट, ये तरीका है। लेकिन असल में होना कैसा चाहिए? सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। मतलब कि सुबह के ब्रेकफास्ट में आपको 6 चपाती, एग्स या नॉनवेज अगर आप खाते हो तो वो प्रोटीन, इस तरीके का खूब सारा हैवी फूड होना चाहिए, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के अगले दिन के सुबह 7 बजे तक अच्छे से उसका पाक होगा और अच्छे से आपको मोशन होगा। अगर आपने वो ही नहीं किया तो अगले दिन आपको मोशन नहीं होगा, अच्छे से आप फ्रेश नहीं होंगे और आपका मूड भी डिस्टर्ब रहेगा। लाइफस्टाइल सुबह 7 बजे का टाइम ही क्यों? जो आयुर्वेद में कहा गया है वात, पित्त और कफ। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है? इसको ऐसे समझें, जो वात कहते हैं उसको मतलब कि वायु का काल अलग है, पित्त का काल अलग है और कफ का काल अलग है। जो वायु का काल है वो सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और अगर आप किसी छोटे से बच्चे को देखो, आपको तो फिर भी हमको कभी न कभी मम्मा ने टोका होगा कि हाँ जाओ फ्रेश होकर के आओ, बहुत लेट हो गया, 10 बज गया, 11 बज गया, है ना। लेकिन क्या होता है जब जो छोटा बेबी होता है 2 महीने का, 3 महीने का, उसको मम्मा नहीं टोकती कि तुम सुबह 4 बजे उठ के पॉटी करो। उसको देखो आप, जैसे ही 4 बजे उसकी आँख खुलती है वो पहले पॉटी करता है। और आपको अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जिनकी आँख खुली नहीं कि वो सीधे बाथरूम में भागते, तो वो उसका काल है, वो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक है जो गॉड ने सेट की हुई है। गॉड ने बनाया है कि तुमको इतने बजे जाना है, तुमको मॉर्निंग में जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको खुद से बदलते, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके कि मुझे तो 8 बजे उठना है, मुझे आज संडे, आज मैं 12 बजे तक सो के उठूँगा। ये गलती यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से अपने आपको लाइफस्टाइल जो है उसको बदलना चाहिए। डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए, योगा को ऐड करना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं लाइफस्टाइल को सेट। अच्छा, तो सर डायबिटीज़ के लिए हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट कौन सा होता है? डायबिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट कौन सा होता है? हाँ जी। देखिए, डायबिटीज़ के लिए जो महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट है, आजकल लोग क्या करते हैं, वो सुबह सुबह उठे और खाली पेट शुगर करनी तो एक नीडल लगाई, बोले कितना है, 110 है। फिर खाना खा लिया, उसके 1.5 घंटे बाद क्या किया कि 250 है। तो ये टेस्ट केवल रैंडम ब्लड शुगर है कि हाँ आपकी ब्लड स्ट्रीम में कितना शुगर है। असल में आपको वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करता आपकी ब्लड स्ट्रीम में इस समय कितना है। 24 घंटे में आपने कितना कंज्यूम किया। एग्जाम्पल में देखो, आपने सुबह नाश्ता किया, आपने नाश्ते में 1 चाय 1 बिस्किट लिया और उसके बाद गए क्या खाना खाने चले गए, या मतलब कुछ नहीं खाया, उसके 2 घंटे बाद आपने जाँच की तो 2 बिस्किट और 1 चाय लिए, उसमें जो कंज्यूम शक्कर जो वैसे ही ज़्यादा पड़ी थी चाय में, या मतलब शक्कर तो डालते ही हैं, उसको जब आप चेक करोगे तो कितना आएगा, वो तो ऑब्वियसली सी बढ़ा हुआ आने वाला है। लेकिन जब आपने दोपहर का भोजन लिया, लंच लिया, जिसमें खूब सारा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, जब आपने उतना सारा कंज्यूम किया तब आपने नहीं चेक किया। रात में आपने गए पार्टी में, वहाँ आपने दही बल्ले खाए, मोमोज़ खाए या फास्ट फूड खाया, उसके बाद आपने नहीं चेक किया और खा करके क्या किया आपने, आप जा कर के सो गए। तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो वहाँ पे ये RBS जो नीडल से चेक करते हैं ना, वो टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। उसके लिए जो टेस्ट होता है ना, अगर आपको असल में शुगर चेक करनी है तो आप कराइए HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट क्या करता है, वो आपको 3 महीने की रिपोर्ट देता है कि पूरे 3 महीने में आपके ब्लड स्ट्रीम में आपकी सेल्स ने, आपकी मसल्स ने कितना शक्कर को कंज्यूम किया। ठीक है, जैसे आप पूरे महीने साल भर पढ़ते हैं और साल भर की पढ़ाई का निचोड़ निकल के आता है ना कि हाँ आपने असल में कितनी पढ़ाई की, वैसे ही पूरा 24 घंटे का और 3 महीने का एक निचोड़ निकल के आता है कि एवरेज ग्लूकोज आपकी बॉडी में इतनी थी। तो आप पाएंगे एवरेज ग्लूकोज आपकी बढ़ी हुई निकलेगी और वहीं पे जो आप डेली चेक कर रहे होते हैं ना, वो अलग रीडिंग आती है। तो वो ज़्यादा HbA1c टेस्ट ज़्यादा बढ़िया रहता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सर अब ठीक होना है कि हमारे अंदर इंसुलिन बन रही है कि नहीं बन रही, तो उसके लिए एक C पेप्टाइड टेस्ट होता है। आपका शुगर ठीक होगा या नहीं होगा, या आपकी डायबिटीज़ ये ठीक होने लायक है या नहीं है, इसको आप पता कर सकते हैं C पेप्टाइड के टेस्ट से। C पेप्टाइड का टेस्ट में अगर इंसुलिन की मात्रा अच्छी है, इट मीन्स आपको दवाइयाँ बंद की जा सकती हैं, आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है।
जैसे सर अभी आपने फैट की बात की, तो जैसे फैटी लोग होते हैं, मोटापा आता है, तो उस पे बेसिकली पानी की लोग बोलते हैं कि पानी की भी काफ़ी भूमिका होती है। तो मोटापे में पानी की क्या भूमिका होती है उस पर? देखिए, मोटापे में पानी की भूमिका आज ये है। अच्छा, इसको ऐसे समझें कि हमारे पास एनर्जी जो है ना, वो किसी न किसी चीज़ में तो कंज्यूम होगी। जैसे कि एक व्यक्ति पूरे साल पूरे महीने मेहनत करता है और उसके हाथ में एक बंदी सैलरी आती है, तो सैलरी किस फॉर्म में होती है? सैलरी होती है नोट के, सिक्के के फॉर्म में। वैसे ही जब आदमी फूड खाता है ना, तो फूड से किलो कैलोरी के फॉर्म में होती है। और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो किलोवाट के फॉर्म में होती है। वैसे ही एक फॉर्म है कि वो एनर्जी किस फॉर्म में बॉडी में घूमेगी, विचरण करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम दिन भर जो है एक्सेसिव पानी पीते हैं। ये एक्सेसिव पानी भी जो है बॉडी में जा कर के एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, और इसी को विसरल फैट में जो बढ़ता है जाकर के ना, वहाँ पे वो मीठा पानी ही जा कर के बढ़ता है। आयुर्वेद में पहले हम बोलते थे कि प्रमेह और मधुमेह है। जो मधुमेह है ना, वो मेहनत नहीं करने की वजह से होता है, या शरीर में मीठे पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल क्या होता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि पानी ज़्यादा पियो, तो व्यक्ति क्या करता है कि 4 लीटर 5 लीटर एवरेज पीने लगा है। 4 से 5 लीटर पानी नहीं पीना है। आप बीमार हैं, आपको डायरिया हुआ है, आपको गर्मी में लू लग गई है, तब आपको पानी की एक्सेसिव ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी पर्याप्त है। मतलब 2.5 लीटर भी कहें तो डेली रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा ही है। 1500 से 2000 ml पानी पर्याप्त है। इसके अलावा आप सब्जी खाते हैं, उसमें भी पानी लेते हैं। आपने कोई और चीज़, संतरा खाया, फ्रूट खाया, उसमें भी तो पानी जाता है ना बॉडी में। तो मेरे हिसाब से जो है 2000 से 2.5 के आसपास पानी व्यक्ति नॉर्मली ले सकता है। व्यक्ति की जो किडनी होती है वो भी उसी हिसाब से काम करती है। डेली का 1500 से 2000 ml फ़िल्टर करना है। अगर आपने 2500 ml पानी लिया तो 1500 ml यूरिन से निकल जाएगा। बाकी जो बचा, जो आप सांस लेते हैं फेफड़ों से, उसमें भाप के रूप में निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है, तो 1500 ml की यूरिन हो गई। लेकिन अब जब 5 लीटर पानी पीते हैं तो क्या होता है, बॉडी यूरिन से भी पानी निकाल रही होती है, वो भी ज़्यादा काम कर रही होती है। तो एक्सेसिव पानी एक ना एक दिन जाकर ना किडनी की बीमारी को भी न्योता देता है, ओबेसिटी की बीमारी को भी न्योता देता है, और साथ ही साथ जो है लंग्स की बीमारी को भी न्योता देता है। तो ज़्यादा पानी पीने से भी बचना चाहिए। तो उससे जैसे कुछ लोग होते हैं वजन के कारण वो लोग खाना स्किप करने लगते हैं, तो क्या खाना स्किप करने से वजन कम होता है? देखिए, आजकल जो ये कल्चर चला है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है कि हमने अभी सुबह खाना खा लिया, अब अपन 12 घंटे भूखे रहेंगे, 8 घंटे भूखे रहेंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है। मतलब कि जब भी आप खाना खाएंगे तो एनर्जी तो बॉडी को चाहिए ना, वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। आपने 3 दिन खाना नहीं खाया, 7 दिन नहीं खाया, लेकिन 8वें दिन जाकर के आपने अच्छी डाइट ले ली, तो जिस दिन 8वें दिन आपने अच्छी डाइट ली है ना, वो सारा का सारा स्टोर होगा, है ना। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग केवल 10 से 15% बॉडी पे फ़र्क पड़ती है, ओबेसिटी को मैनेज करती है, कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती कि उससे ओबेसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो आप व्रत करना चाहते हैं तो वो एक बार ठीक है कि हाँ, आपने 24 घंटे का व्रत रखा, व्रत करने के बाद व्रत खोलने के जो नियम है या फास्टिंग के जो नियम है उनको फॉलो करेंगे तब तो ठीक है। लेकिन पता चले अपन ने 24 घंटे व्रत रहे और जैसे ही 24 घंटा हुआ वैसे ही खाने पे टूट पड़े, तो फिर वो बेकार है। तो फिर आपको जो खाने का तरीका है वो क्या है, आप जब भी देखिए कि व्रत का तरीका क्या होता है, या हम लोगों ने आस्था में किसी चीज़ को जोड़ा था हमारे ऋषियों ने, लेकिन उसका मतलब भी था। व्रत रखने के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। जैसे किसी व्यक्ति को पूरे दिन फास्ट रखा गया तो शाम को बोला गया क्या कि मीठे के साथ व्रत खोलना। अब आजकल महिलाएं क्या करती हैं, मीठे का नाम लेकर के फिर तो जो है हलवाई की दुकान चली रही है। तो मीठे से मतलब होता था थोड़ा सा 1 पीस मीठा ले लिया जिससे कि एनर्जी तुरंत मिल गई, वो जो एकदम से लॉस हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था उससे बचाया जा सकता था। केवल वो मीठा उसके लिए खिलाते थे। नहीं तो 24 घंटे का व्रत रखना है, उसके बाद अगले दिन हल्का भोजन करना है। हल्के भोजन से फिर धीरे धीरे भोजन को बढ़ाना है, जिससे उसका शारीरिक विकास भी होता था और रोगों में जो पेट में बैड बैक्टीरियाज होते थे उनको भी मतलब ख़त्म करने का मौका मिलता था। और फीवर वगैरह जैसी जो सामान्यतः फीवर आ जाता था उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती, फीवर नहीं आता था। ऐसे समझ लें आज की डेट में हमारे यहाँ एक कल्चर आया, मतलब आज क्या हमारे सनातन में तो जो है
इसका कल्चर है, व्रत नौ दुर्गे का व्रत का कल्चर है। हम लोग कृष्ण में जो जन्माष्टमी होती है उसका भी व्रत करते हैं। कुछ लोग सोमवार का, मंगल का, बृहस्पति का अलग अलग तरीके से व्रत करते हैं, हमारे सनातन ने सिखाया है। वहीं पे मुस्लिमों में भी जो है क्या कहते हैं वो मुहर्रम होता है, वो एक 30 दिन का पूरा व्रत किया जाता है। तो वो क्या है, एक फास्टिंग का तरीका है, इंटरमीडिएट फास्टिंग का तरीका है कि सुबह 4 बजे अपन ने खा लिया खाना और फिर कब खाने वाले, पूरे 24 घंटे बाद। तो वो बीमारियों को लड़ने में, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में फ़ायदा देता है। पर अगर कहें उसका वज़न से कोई लेना देना है तो वज़न से कोई लेना देना नहीं है। वज़न बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे ही वो आपकी फास्टिंग गलती से भी टूटेगी वज़न आपका फिर से बढ़ जाएगा। तो सर जैसे कि आजकल मार्केट में लोग सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये फैट बर्नर सप्लीमेंट, तो क्या ये सच में काम करते हैं? देखो वही इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला हाल है। हाँ। फैट बर्नर काम तो करता है, हाँ। लेकिन फैट बर्नर कब तक काम करेगा ये इम्पॉर्टेंट है। फैट बर्नर ऐसे समझिए आप कि जैसे हमारे पपीता होता है ना, पपीते के जो बीज होते हैं ये फैट बर्नर की तरीके काम करते हैं। ब्रेड है या प्रोटीन डाइट है। फैट बर्नर का मतलब है सीधा सीधा ऐसे समझे कि जैसे कि मान के चलिए कि हमें एक रेस्टोरेंट खोलना है। किस लिए खोलना है? पैसे कमाने के लिए। असली सच्चाई क्या है उसके पीछे है कि हाँ हमारा कुछ जीवन यापन चलेगा, जीवनोपार्जन होगा। तो जिस तरीके से रेस्टोरेंट खेला है जीवनोपार्जन के लिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए पहले क्या चाहिए? पहले बिल्डिंग डालनी पड़ेगी, किचन लगानी पड़ेगी, यानी कि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा लगाओ। यही फैट बर्नर का काम है। यानी कि अगर फैट बर्न करना है तो जो आप खाने वाले हो उसको पचाने में जितनी ज़्यादा ऊर्जा जाएगी वो खुद भी जो है आपका फैट को कम कर देगा। और सरल तरीके से इसको अगर मैं तोड़ूँ तो हमारे पास जो है फूड के एनर्जी के सोर्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, अल्कोहल है। इस तरीके से जो हमको जो मिलता है, जो इससे एनर्जी आती है। तो अब कार्बोहाइड्रेट को अगर बॉडी को पचाना है तो उस खाने को पचाने के लिए हमारी खुद की बॉडी को, जैसे कि मान के चलिए 100 ग्राम हमने प्रोटीन लिया या 100 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। हम 100 ग्राम खाएंगे तो हमको उसमें से मिलेगा कितना? 100 में से आपको मान के चलिए कि 87 या 90% के आसपास, यानी 10 से 12% कंज्यूम हो जाएगा। जब प्रोटीन खाएंगे तो हमको मिलेगा केवल 70%, यानी कि 30% बर्न हो गया। जो हमने खाना खाया उसको प्रोटीन अगर अच्छे से खाया, जैसे पीनट बटर है, पीनट बटर खाया, अब इसको पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी को भी ताकत लगानी पड़ेगी। तो 100 ग्राम अगर खाया तो 70 किलो कैलोरी ही हमको जो है एनर्जी मिलेगी। 70 किलो कैलोरी का मतलब 7000 किलो यूनिट है ना, वो हमको मिलेगी। तो उसको जो बर्न खुद ही को बनाने में, यूज़ करने में जो एनर्जी लॉसेस हो रही हैं, या रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कुछ मिसक्लेनियस खर्चे होते हैं, तो फैट बर्नर लाइक अ मिसक्लेनियस वर्कआउट या मिसक्लेनियस जो चीज़ें हैं जो गलती से हो रही हैं वो है। तो इसको खाने से बहुत माइन्यूट फ़र्क पड़ता है, पर कहें कि इससे आप बहुत ज़्यादा वज़न घटा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो उससे जैसे कि मोटापे से लोग बीमार भी होते हैं, वज़न बढ़ता है, तो जैसे मोटापे से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा ऑर्गन होता है हमारा? मोटापे से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है हमारा लीवर। आप देखिएगा आज से तकरीबन 10 साल पहले की रिपोर्ट्स उठा के ले लीजिए, या 2 दशक यानी कि 20 साल पहले के अगर मरीजों की देख लीजिए, फैटी लीवर नहीं मिलता था। फैटी लीवर केवल उसी को मिलता था जो अल्कोहल लेता। तो हम लोग हर बार क्या बोलते थे कि अल्कोहल मत पियो, लीवर में जो है दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आज अगर आपने रिपोर्ट कराई है ना 100 लोगों की, तो 100 लोगों में तकरीबन 50 लोग ऐसे निकलेंगे जिनको फैटी लीवर नाम की बीमारी निकलेगी। तो सबसे पहले ओबेसिटी से जो इम्पैक्ट करता है वो हमारा लीवर है। सेकेंड टाइम में जो इम्पैक्ट करता है वो हमारा हार्ट है। ये लीवर और हार्ट ही क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि बॉडी को हिला के रख सकते हैं। अगर मान लो फैट आपकी जांघ पे पड़ गया, थाइस पे पड़ गया, तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो आपको रुला दे या झटका दे करके आपको बेहोश कर दे या इरिटेट कर दे या कोई बहुत गंभीर बीमारी लेके आ जाए। लेकिन अगर आपके ब्रेन में ऐसा हो गया तो तुरंत पूरा घर घबरा जाएगा और वो जाके आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा। हार्ट पे कुछ हो गया तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करेगा। पेट में दर्द हो गया तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करेगा। तो इसलिए इसकी तरफ अगर ध्यान जाता है तो तुरंत एक्टिव होता है आदमी, है ना। तो फैटी लीवर सबसे पहले, फिर अपना हार्ट, ये ज़्यादा डैमेज होता है, उसके बाद हमारा ब्रेन,
और ओबेसिटी से क्या किया जाता है, ओबेसिटी की वजह से सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ होती है, ओबेसिटी की वजह से बीपी के मरीज़ बनते हैं, ओबेसिटी की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है ओबेसिटी की वजह से, पता है आपको। तो ओबेसिटी को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, उसको जो है प्रॉपर लाइफ स्टाइल को मैनेज करना चाहिए, और लाइफ स्टाइल को मैनेज करते करते जो है उसमें अपनी एक्सरसाइज मिनिमम 10,000 स्टेप्स आपको चलने चाहिए डेली रूटीन में, इतना ध्यान रखना चाहिए। ओके। जैसे सर अभी आपने बोला कि अल्कोहल से लिवर में प्रॉब्लम होती है, तो क्या चाय और कॉफ़ी से भी लिवर में समस्या आती है? देखिए, चाय और कॉफ़ी ये ऐसे पदार्थ हैं, सबसे इनसे समस्याएं आती हैं, बट इसमें समस्या कब आती है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब तक कॉफ़ी में दूध नहीं पड़ा है कॉफ़ी आपको फ़ायदा करेगी, जब तक चाय में दूध नहीं पड़ा है तब तक वो आपको फ़ायदा करेगी। लेकिन क्या आपको बगैर दूध की चाय अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं अच्छी लगती है क्योंकि आपने उसकी आदत नहीं डाली। अभी आप जो लोग ओबेसिटी वाले हैं वो ग्रीन टी पीते होंगे, क्या उनको ग्रीन टी का स्वाद ख़राब लगता है? नहीं। जो लोग रात को पढ़ते हैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, वैसे कॉफ़ी नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं धीरे धीरे उसकी आदत होती है, स्वाद की भी एक आदत होती है, स्वाद हम बनाते हैं, हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, तो आप डेली करेंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा। तो चाय भी नुकसानदायक है और आपका कॉफ़ी भी नुकसानदायक है अगर उसमें दूध पड़ा हुआ है तो। वहीं पे बात करते हैं कि जब हमारे पास लोग आते हैं कि ये चाय और कॉफ़ी फिर हम देते ही क्यों, ये निर्माण कहाँ से हुआ? असल में चाय कॉफ़ी जो है हमारे भारत की जो काढ़े का जो प्रक्रिया है, काढ़ा बनाते थे, तो पहले लोग काढ़ा पीते थे, अलग अलग तरीके के काढ़ा पीते थे, उस काढ़े से जन्म लिया है ये चाय और कॉफ़ी ने। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपने यहाँ की पत्तियों को बेचने के लिए किसी तरीके से किसी समय में एक बिजनेस माइंडसेट के साथ इसको खड़ा किया गया, और वो आज इतना बड़ा हो गया कि हर व्यक्ति को चाय तो पीनी है, पर आप कह दो काढ़ा पी लीजिए तो उसके नाक मुंह बन जाते हैं। सर्दी जुकाम होता था कोविड के पहले, मम्मियाँ लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे काढ़े बना के देती थी। अगर आप देखेंगे, आप इतिहास या आयुर्वेद को उठा के देखेंगे तो घुटने के दर्द के लिए काढ़ा, सर्दी जुकाम के लिए काढ़ा, बुखार आ जाए तो उसके लिए काढ़ा। और एक बहुत सिंपल से शब्दों में अगर हम समझाएं तो रामायण सबने पढ़ी होगी, नहीं तो सुनी होगी। जब लक्ष्मण जी को घातक हथियार से उनकी बेहोश किया गया तो जो है सबसे पहले क्या पिलाया गया, कौन सी ऐसी दवा थी? हम लोग बोलते हैं संजीवनी, हकीकत में उस समय दवा का प्रकार क्या था? तो क्या था, कुछ पत्तियां थी, उसके अर्क को निकाल के उनके जीभ पे डाला गया। तो जो अर्क है असल में वो जो स्वरस है वो बहुत तेज और ताकतवर होता है ना। वहीं से हमारे काढ़े जो आते हैं उसमें जो पत्तियों का अर्क होता है उस लीव्स के अंदर रहता है, और उससे जब दवाई बनती है, उससे काढ़ा बनता है, तो बहुत तेज़ी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, वज़न घटाने में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रीन टी है, एक तरीके का काढ़ा है, ब्लैक टी है तो काढ़ा है, ब्लैक कॉफ़ी है, एक तरीके का काढ़ा है। इसी तरीके से हज़ारों काढ़े हैं, लोग उनको पी के फिट रह सकते हैं, बस दूध न डालें। दूध डालने की अगर कहीं प्रक्रिया है तो पहले उसको पढ़ें, ग्रंथ को पढ़ें, समझें, तब उसके आगे बात आगे बढ़े। ओके, मीन्स दूध लिवर के लिए हानिकारक? हाँ, दूध जो है लिवर के लिए हानिकारक नहीं है। एक समय के बाद जो है कोई भी चीज़ क्षमता अधिक मात्रा में की जाएगी तो वो नुकसानदायक है। अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में फ़ैट है तो फिर एक्स्ट्रा फ़ैट क्यों कर लेना, एक्स्ट्रा मलाई क्यों खाना? अगर आपको पर्याप्त मिल रहा है तो उतना लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत है। तो जैसे कि मार्केट में डायबिटीज़ है, इसके बारे में हम एक बार बात कर भी चुके हैं, बट इससे कहते हैं अंधापन होता है, तो क्या डायबिटीज़ अंधेपन का भी कारण है? देखिए, डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों का कारण है। डायबिटीज़ एक बीज है बीमारियों का। एक बार डायबिटीज़ आ जाए तो बहुत सारी बीमारी है, सर के बाल से स्टार्ट होगी और पैर के नाखून तक। तो पहले हम इसको समझते कितनी तरीके से। अगर ब्रेन में पहुंची डायबिटीज़, दिमाग की नसों का सूखना, आँखों में पहुंची, आँखों की नसों का सूखना, वहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाएगी, है ना, तो उससे अंधापन आता है। इसी प्रकार से अगर हार्ट पे आ गई तो हार्ट चला गया, लीवर पे आ गई तो वो चला गया, किडनी पे आ गई तो वो चला गया। तो इस तरीके से डायबिटीज़ को अगर देखें तो वो हमारी आँखों को डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो है आँखों को ख़राब करने के पूरा चांस रखती है। सर, डायबिटीज़ में जैसे खाने की समस्या है कि कब किस टाइम पे खाना चाहिए, तो डायबिटीज़ पेशेंट को कितने इंटरवल में खाना खाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ पेशेंट को कितने इंटरवल में, वैसे देखिए डायबिटीज़ पेशेंट को खाने के तरीके को थोड़ा सा बदलना चाहिए।
कह सकते हैं कि उसको अपनी किलो कैलोरीज जो है उसको कम करना चाहिए। किलो कैलोरीज को कम करने के लिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो एक नॉर्मल घर भी है ना, वो लगभग 2000 से 3500 किलो कैलोरी तक खाता है। मतलब कि 3500 किलो कैलोरी मतलब कि 35 लाख कैलोरी, कितना 35 लाख कैलोरी खा जाता है। और हमको क्या समझ में आया, 35 किलो कैलोरी, जो किलो है ना वो 1 ग्राम को बनाने के लिए 1 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, 1 कैलोरी यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि इसको बहुत सिंपल से उदाहरण समझें कि खाने के टाइम को कैसे मैनेज करना है, कि डायबिटीज़ के मरीज़ को कैसे खाना है और कितने समय पे खाना है। अगर इसको देखें तो सबसे पहले इसका एनर्जी में फार्मूला आता है कि पूरे दिन में आपको 1500 से मैक्सिमम 1500 किलो कैलोरी खाना है। कितना? 1500 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब आपने क्या किया कि कोई रिश्तेदार आ गया, आपने जो है 2 बिस्किट रख लिए, कुछ नहीं तो क्या खाना तो खाया नहीं, 2 बादाम डाल लिए, 2 कुछ नहीं 1 पीस मोमोज खा लिया, है ना। ये कैलोरी काउंट आप नहीं करते हो कभी। अगर आप पूरी किलो कैलोरी काउंट करोगे ना तो 1500 किलो कैलोरी से ऊपर नहीं खाना है, आपका वजन वैसे भी घटने लगता है। और अगर इसमें वो जो आपने पूछा था ना फैट बर्नर, अगर 1500 किलो कैलोरी में फैट बर्नर खा लिया तो फिर और ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। समझिए, अब फैट बर्नर के साथ साथ आपने उसमें मिलेट्स वाला फैट बर्नर खा लिया, जो मिलेट्स है हमारे, तो ये मान के चलिए कि पर मंथ आप जो है 4 से 5 केजी वजन घटा सकते हैं। रही बात डायबिटीज़ में कितना टाइम देना चाहिए, तो हर 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे कि जो क्रेविंग हो रही ना उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि आपने डाइट पे पूरा कंट्रोल करना है, डाइट किट को लेना है, डाइट के फूड्स को लेना है या अलग तरीके के फूड लेना, तो क्रेविंग तो होनी है। उस क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए आपको ना हर 2 घंटे में कुछ लेना है। तो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी ले रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा आइटम लीजिए, जिससे कि पेट को या हमारे जो दिमाग को ये मैसेज जाता रहे कि हाँ पेट में कुछ है। नहीं तो वो दिक्कत करेगा, फिर आपको क्या हो, क्रेविंग ज़्यादा होगी और आप करोगे डाइट को बंद कर दोगे, तो वो डाइट करना चाहिए। तो सर डायबिटीज़ में जैसे हम लोग फ्रूट वगैरह यूज़ करते खाते हैं, तो ऐसे हमने सुना कुछ फ्रूट्स भी मतलब हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसे कौन कौन से फल हैं? देखिए, फ्रूट्स की जब बात करें तो फ्रूट्स जो है ख़ास तौर पे 5 फलों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। आम, केला, नाशपाती, चीकू, अंगूर, है ना। इसमें भयंकर, मतलब आपने इधर खाया नहीं उधर आपकी ग्लूकोज बढ़ी, तो ऐसे फ्रूट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कौन से खाने चाहिए, तो सबसे बढ़िया है अनार। आप अनार को खाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, साहब मुझे कमज़ोरी लग रही है उस दौरान, तो मैंने क्या किया, अनार का जूस पी लिया। अनार का जूस नहीं पीना है, अनार को चबा करके खाना है। क्योंकि जब आप चबाते हैं तो जूस तो जाते ही आता है, साथ में जो बीज होते हैं ना वो भी इसमें जो है अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी पेनक्रियाज में भूमिका निभाते हैं, आपकी जो है इंसुलिन को मैनेज करने में एक भूमिका निभाते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है तो लोग उसको हेल्दी मानते हो, तो ऐसा क्यों होता है? ब्रह्म मुहूर्त को लोग हेल्दी क्यों मानते हैं? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, हेल्दी मानने के पीछे जो हमारा कारण है वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, और जो पहर होते हैं उस पे है, और सूर्य की जो किरणें बनती हैं, या एक समय के बाद जो है ना, जो एक 24 घंटे का जो समय है उसके बाद हर बार जो अपना पहर बदलता है, तो जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, यानी कि सुबह 4 बजे का टाइम, उस समय से काल बदलता है। उस समय वात का काल आता है, और कफ से जब वात के काल में हम लोग प्रवेश करते हैं तो शरीर अपने शरीर से बहुत सारी टॉक्सिसिटी को लेकर के पेट की तरफ जा सकता है, और पेट के माध्यम से उसको बाहर कर देता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सुबह आप देखिए, अगर आप 4 बजे उठने लगेंगे तो 4-6 बजे तक आपका पेट साफ़ हो जाएगा। 4 बजे अगर आप उठेंगे तो आपको पूरे दिन काम करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, आपको दिन के घंटे ज़्यादा मिलेंगे। आपने 11 बजे अगर सो के उठे तो आपको काम करने के लिए कितने घंटे मिलते हैं? 11 बजे से शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक। लेकिन आप सुबह 4 बजे उठते तो आप सुबह 6 बजे तक नाश्ता वास्ता करके 7 बजे तक फ्री हो जाते और आप अपने काम पे चले जाते। इसीलिए हमारे स्कूल के बच्चों का टाइम भी जो है 7-8 के आसपास रखा गया, कि बच्चों में भी सुबह उठने की आदत पड़ जाए। ये लाइफस्टाइल तो हमने गड़बड़ की है ना। तो ये जो है हमारे आध्यात्म की तरफ से और पहर की वजह से जो है इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और एक बच्चे का उदाहरण अगर हम देख लें कि जो है उसको मोशन कब आता है, अर्ली मॉर्निंग में आता है ना, वो बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से होता है।
उसका बॉडी को पता है कि हाँ इतने दिन हमने पूरे दिन खाना खाया, अब इस खाने को बाहर भी निकालना है। तो वात का जो काल होता है वो शरीर को गमन कराता है, वात के अंदर ताकत होती है। वात को हम लोग वायु से समझते हैं। वायु ही एक ऐसा साधन जो किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने का ताकत रखती है। तो जो बड़ी आंत में मोशन पड़ा हुआ है उसको आगे कौन बढ़ाएगा? वो वायु बढ़ाती है। और एक पैर जो चौथा पैर लगता है उसमें जो है एक मूवमेंट होता है, और जो आंत में पड़ा हुआ मोशन होता है वो मल के द्वारा रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसलिए उस मूर्त को बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे, जैसे कि हम कभी कभी कुछ अनहेल्दी फूड खाते हैं, एसिडिटी वगैरह होती है, तो एसिडिटी और ये हार्ट अटैक पेन, इन दोनों पेन में डिफरेंस क्या रहता है, क्या अंतर होता है इनमें? देखो, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट अंतर ये है कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो कैसे कंफर्म करें, या अगर आपको हार्ट अटैक है तो सिम्टम क्या मिलेगा, आप ये पूछना चाहते हो। कि अगर आपको चेस्ट बर्निंग हो रही है, आपको जलन हो रही है, तो जलन अलग है। और पेन हो रहा है, तीखा पेन हो रहा है, साथ ही साथ बिजली के करंट जैसा पेन हो रहा है, वो पेन आपके लेफ़्ट हैंड में ड्राइव कर रहा है। मतलब कि पेन उठा और गया कहाँ? सीधे लेफ़्ट हैंड में। कंधे पे नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेफ़्ट शोल्डर पे नहीं हो रहा है, दोनों नेक पे नहीं हो रहा है, वो सीधे ड्रिवन कर रहा है। विदिन अ सेकंड गया। जैसे आपने देखा होगा ना, बादल में बिजली कड़कती है, ठीक उस तरीके से जो है वो कड़कते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, और साथ ही साथ आपको पसीना आता है, या आपको घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, तब मान के चलिए हार्ट का पेन है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, हाथ में पेन आ रहा है, चेस्ट में हैवीनेस लग रही है और पेट फूला हुआ है, आपने महसूस किया कि कल का खाना आपने अच्छे से नहीं खाया, या कल का खाना भी अब तक आप पचा नहीं है, और पेट में फुलफिलनेस है, तो फिर ये पेन हार्ट का नहीं है, ये सिंपल सा सिम्टम्स है। फिर भी अगर कोई बहुत सिंपली डायग्नोस्टिक की जाए कि कहीं कोई हार्ट की टेंशन तो नहीं है, तो आप अपने पास में कहीं भी जा करके एक ईसीजी कराओ। ईसीजी से तुरंत पता चल जाएगा कि आपके हार्ट में कोई इशू तो नहीं। वैसे जैसे लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है और वो ब्लड डोनेट करते हैं, तो क्या ब्लड डोनेट करने से हार्ट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, ब्लड डोनेट करने से हार्ट पे कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि ब्लड डोनेट करने से आपकी जो है ना टॉक्सिसिटी ही रिलीज़ हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बस एक सलाह दूंगा कि आप अपने लेफ़्ट हैंड से ब्लड डोनेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, राइट की जगह लेफ़्ट से। हाँ, अगर आपको लीवर है, पैनक्रियाज में लीवर में कोई दिक्कत है तो आप राइट से करें, पैनक्रियाज का कोई इशू है तो लेफ़्ट से करें। मतलब कि अगर पहले से कोई बीमारी है और आप जो है ब्लड निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में रक्त मोक्षण एक प्रक्रिया बताई गई है, तो रक्त मोक्षण में हम लोग ब्लड को निकालते हैं। डोनेट करना और निकालना दो अलग बातें हैं। डोनेट करने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 250 ml ब्लड लिया जाता है और इतना आदमी नॉर्मली निकाल देता है आयुर्वेद के हिसाब से। और हाँ, इससे अपने आप को ठीक करना है तो आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है। आप बीच ट्रंक से एक राइट साइड को समझ लीजिए, एक लेफ़्ट को। आपके जिस साइड के ऑर्गन में तकलीफ़ है, आप उस हैंड से अगर ब्लड निकालेंगे तो आपके उस ऑर्गन में हीलिंग भी बढ़ जाएगी। इसको और सरल तरीके से बताएं, मान के चलिए आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हुआ, पैनक्रियाज में कोई दिक्कत हुई, तो अगर आपने लेफ़्ट हैंड से अपने ब्लड डोनेट किया है या निकाला है तो आपका हीलिंग जो प्रॉपर्टी है वो पैनक्रियाज की तेज़ी से बढ़ने लगेगी। वहीं गॉल ब्लैडर में कोई इशू है, आपने राइट हैंड से निकाला तो गॉल ब्लैडर की जो है तकलीफ़ जो है कम हो जाएगी। लीवर में कोई इशू है तो आपको राइट हैंड से निकाला तो उसकी तकलीफ़ आपकी कम हो जाएगी। ओके सर, जैसे ओजेम्पिक इंजेक्शन होती है लोग यूज़ करते हैं, तो क्या ये हेल्थ के लिए सही है? देखिए, ओजेम्पिक इंजेक्शन जो बना है वो बेसिकली बना है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए या डायबिटीज़ को कम करने के लिए। लेकिन लोग इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं? इसका यूज़ कर रहे हैं वज़न को घटाने के लिए। भले ही अभी बोल रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम है या बहुत माइन्यूट से है, लेकिन ये एक रिसर्च का सवाल होता है। जब ओजेम्पिक इंजेक्शन लेंगे तो वो एक लंबे समय के बाद पता चलेगा जाके। GLP-1 एगोनिस्ट की वजह से जो है ये आपके बॉडी में पैनक्रियाज पे जा कर के काम करता है, और जो पेट में पड़ा हुआ भोजन होता है ना, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो है आपको पेट में फूलापन, भारीपन या हमेशा खाना खाया हुआ महसूस होता रहता है, और आप खाना खाने की इच्छा नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ही यही है
कि आज आपने जब भी इंजेक्शन को बंद किया दोबारा से आपका वज़न बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज़, ओजेम्पिक कितना महंगा आता है, लोग उसको वैसे भी यूज़ नहीं कर पाते। तो इसकी अपेक्षा है ना अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे आपका वैसे वज़न घट जाएगा। ओके सर, तो आज हम लोग यहीं पे बातें ख़त्म करते हैं, आगे मिलेंगे। और आपने जो भी जानकारी दी बहुत अच्छा लगा, और हम देखेंगे कि हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।